ये हम लोगों के जेनेटिक्स का सबसे पहला क्लास है, ठीक। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेल के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक। तो स्टार्टिंग है ये, इसको सेल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में अपन जो बेसिक है उसको पढ़ेंगे, तो सेल जो है अपन दो पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये पहला पार्ट है, इसके बाद और आएगा जिसमें आपको सेकेंड पार्ट में जो है पूरा जो है आपका सेल चैप्टर को उसको कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले सेल क्या होता है। सेल आप सबको पता होगा, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ठीक। सेल क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। कैसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला, जैसे कि आपको घर बनाना है तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, ईंटों की, ठीक। वो जब ईंटें, बहुत सारी ईंटें एक जगह कलेक्ट करके आप उसको जब मकान का रूप देते हो, ठीक, मतलब एक स्ट्रक्चर तैयार करते हो, तभी आप उसको क्या बोलते हो, मकान बोलते हो। वैसे ही हमारा शरीर भी बहुत सारे छोटे छोटे सेल से मिलके बना है, ठीक। तो इसीलिए क्या है, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ठीक। अब सेल के बारे में देख लेते हैं। सेल क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम, मतलब छोटे छोटे रूम, ठीक। तो आप सबको पता होगा जो सेल का जो डिस्कवरी है उसको रॉबर्ट हुक ने किया था। किस में किया था, कॉक टिश्यू में किया था 1665 को। तो जब रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो है माइक्रोस्कोप के थ्रू जो कॉर्क टिश्यू है उसका स्टडी किया, तो उन्होंने क्या देखा, छोटे छोटे उन्होंने खाली जगह दिखाई दी। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे छोटे छोटे खाली जगह दिखाई दे रहा है, ऐसे छोटे छोटे उसको खाली जगह दिखाई दी, ठीक। ये खाली जगह दिखाई दिया, इसी को क्या बोल दिया, लिटिल रूम है, छोटे छोटे रूम है ऐसे करके, ठीक। तो इसी टाइम उन्होंने क्या किया, एक बुक लिखा अपना माइक्रोग्राफिया करके, जिसमें इसके बारे में बताया था कि मैंने कॉर्क टिश्यू का स्टडी किया था, तो मुझे उसमें छोटे छोटे जो है सेल दिखाई दिए थे, ठीक। तो ऐसा करके इसलिए हम बोलते हैं कि जो सेल का डिस्कवरी है उसको किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। तो किसमें किया था, कॉक टिश्यू में किया था। इसके बाद एक साइंटिस्ट है शेल्डन एंड स्वान करके 1839 में, इन्होंने क्या बोला कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो किससे मिलके बना होता है, सेल से मिलके बना रहता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब के सब किससे मिलके बना रहता है, सेल से मिलके बना रहता है। इसी को उन्होंने क्या बोल दिया, सेल थ्योरी बोल। इसके बाद हम देखते हैं सेल के कितने टाइप होते हैं। सेल का अपन के बारे में देख लिया कि सेल क्या होता है, इसके कितने क्या है, किसने डिस्कवरी किया था। इसके बाद आता है सेल। सेल के दो टाइप होते हैं, ठीक। सेल के कितने टाइप होते हैं, दो टाइप। पहला होता है प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोट्स, दूसरा है यूकैरियोटिक सेल या यूकैरियोट्स, ठीक। तो इन दोनों को जो है, इन दोनों का जो टर्म है प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक टर्म, इसको किसने दिया था, चैटन करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक टर्म को दिया था, ठीक। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक टर्म किसने दिया था, चैटन ने। हाँ, एक चीज़ और कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल को किस बेसिस पे डिवाइड किया है, तो इसको याद रखना, अब न्यूक्लियस के बेसिस पे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को उसके न्यूक्लियस के बेसिस पे डिवाइड किए हैं, ठीक। अब कैसे किए हैं, प्रोकैरियोटिक को देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, ऑर्गेनिज्म लैकिंग ट्रू न्यूक्लियस, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ठीक। ऐसे जितने भी ऑर्गेनिज्म जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता उसको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। जैसे आप लोग आगे चल के देखोगे कि जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन से क्या होता है, घिरा हुआ रहता है, या ऐसा आपका ऐसे क्रोमेटिन फाइबर जो है फैला हुआ रहता है, और आपको एक जगह क्या दिखाई देता है, न्यूक्लियोलस दिखाई देता है। तो ये वाला ये है कि ये आपका क्या है, ट्रू न्यूक्लियस है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें ये ऐसे टाइप का न्यूक्लियस नहीं पाया जाता उन सबको किस क्या बोल दिए, प्रोकैरियोटिक बोल दिए, ठीक। तो प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल क्या क्या है, आपका बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया को अपन और क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ठीक। ये आपका हो गया प्रोकैरियोटिक। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या है, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होगा उसको यूकैरियोटिक सेल बोल देंगे। अब ट्रू न्यूक्लियस का मैंने जैसे बताया, ठीक, डबल जो है मेम्ब्रेन आना चाहिए, डबल लेयर जो मेम्ब्रेन होना चाहिए, ठीक, न्यूक्लियोलस होना चाहिए, क्रोमेटिन होना चाहिए। ऐसे जितने भी आपका ऑर्गेनिज्म होंगे उन सबको किस में डाल देते हैं हम लोग, यूकैरियोटिक में डाल देते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, एनिमल है, प्लांट सेल है, ठीक, और क्या है आपका जो फंगस है वो भी इसमें आता है, ठीक। फंगस में एक चीज़ याद रखना, ईस्ट आप सबको पता होगा, ईस्ट क्या है, एक यूनिसेल्युलर फंगस है। ईस्ट क्या है, एक यूनिसेल्युलर फंगस है। तो कभी पूछ दे कि ईस्ट किस में आता है, प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक, तो आपका ईस्ट किस में आता है, यूकैरियोटिक में आता है। क्यों, क्योंकि वो फंगस है इसलिए। नेक्स्ट आता है हम लोगों का स्मॉलेस्ट सेल, ठीक।
स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, पीपीएलओ, जिसको प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक। ये आपका क्या है, स्मॉलेस्ट सेल है। लार्जेस्ट सेल आपका ऑस्ट्रिच का है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं शतुरमुर्ग का अंडा, वो आप सबसे बड़ा सेल होता है। और ह्यूमन में कौन सा होता है, डार्वा सेल जो है सबसे बड़ा होता है। इसको आप लोगों को याद रखना है, दोनों पॉइंट को। नेक्स्ट आता है इन दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है, ठीक। तो एक एक करके देखते हैं क्या इनमें डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस है, जनरली जो प्रोकैरियोटिक होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक जो है मल्टीसेलुलर होते हैं। मतलब पूरा का पूरा फंक्शन जो है प्रोकैरियोटिक में केवल और केवल एक सेल से होता है, लेकिन वही यूकैरियोटिक में हर एक फंक्शन के लिए, जैसे डाइजेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, उन सब के लिए अलग अलग जो है सेल होते हैं, ठीक। तो प्रोकैरियोटिक क्या है, जनरली यूनिसेलुलर होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है, मल्टीसेलुलर होता है। अब इसके आधार है एवरेज डायमीटर। इसका एवरेज डायमीटर जो है 5 to 10 माइक्रोन होता है, इसका एवरेज डायमीटर 10 to 100 माइक्रोन होता है। इसमें केवल और केवल एक एनवलप होगा, मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है, कोई भी ऑर्गेनेल जो है क्या है, उसमें एनवलप है, मतलब मेम्ब्रेन है, तो केवल और केवल एक मेम्ब्रेन होगा, ठीक। इसमें क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन रहता है, ठीक। इसमें जो वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल्स है उसमें क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। इसमें वेल डिफाइंड जो ऑर्गेनेल्स हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, वो नहीं पाए जाते। मतलब आप उसको देख के वेल जो डिफाइंड ऑर्गेनेल्स है, जैसे क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, ये सब आपको क्लियर कर देखोगे तो आपको पता चल जाता है। लेकिन ऐसा कोई सा भी ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक में आपको नहीं दिखाई देता, ठीक। इसमें जो है आपको यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल्स रहेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब जो है इसमें पाया जाता है यूकैरियोटिक में। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक। जैसे मैंने बताया कि प्रोकैरियोटिक में ऐसा कोई लेयर नहीं रहता, ठीक। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहते हैं, इसलिए इसको जो है जहाँ पे आपको न्यूक्लियस होता है उसको क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। इसका जो न्यूक्लियस होता है उसको न्यूक्लियस ना बोल के क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोइड बोल देते हैं, या न्यूक्लियोइड ना बोल के इसको और क्या बोल सकते हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन कभी कभी आता है कि जो बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियस है उसको क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन में दिया रहेगा या तो न्यूक्लियोइड बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोलेंगे। इसमें आपका न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है डीएनए। डीएनए आपका इसका कि इसमें क्या होता है, सर्कुलर होता है। जब भी आप डीएनए देखोगे प्रोकैरियोटिक में तो वो आपको कैसे दिखाई देगा, सर्कुलर दिखाई देगा, और कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, साइटोप्लाज्म में, ठीक। और इसमें क्या होता है, डीएनए जो है लीनियर होगा, सबसे पहली बात आपको ऐसे लीनियर दिखाई देगा। और दूसरा होता है ऑर्गेनाइज्ड होता है। ऑर्गेनाइज्ड मतलब आपको ऐसे क्रोमोसोम में आपको दिखाई देगा, ठीक। ये हो गया आपका यूकैरियोटिक में। नेक्स्ट आता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में आपका जो माइटोसिस या फिजन के थ्रू होता है, इसको याद रखना, ठीक। यूकैरियोटिक में सेल डिवीजन कैसे होता है, माइटोसिस या मियोसिस के थ्रू होता है, या माइटोसिस मियोसिस या अमाइटोसिस फिजन, ये सब आपको बताऊंगा, ठीक। नेक्स्ट है राइबोसोम की बात, ठीक। राइबोसोम आप सबको पता है प्रोटीन के फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक। और राइबोसोम जो है इसमें 70H पाया जाता है। इसमें क्या है, 80H भी से राइबोसोम होता है, 70H भी होता है। तो ये जो 70H राइबोसोम है ये किस में रहता है, ये केवल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक। तो जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें 70H भी होता है, 80H होता है। जो 70H होता है वो किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होता है। नेक्स्ट आता है स्पिंडल फाइबर, ठीक। ये आप लोगों को पता होगा, जो क्रोमोसोम होते हैं, जैसे एक सेल है, इसमें यहाँ पे ऐसे क्रोमोसोम है, तो इससे जो है ऐसे आके धागे नुमा जो संरचना है वो जाके जुड़ा रहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। तो ये स्पिंडल फाइबर क्या है, इसमें एब्सेंट रहता है। जो आपका प्रोकैरियोटिक है उसमें नहीं रहता, लेकिन जो यूकैरियोटिक है उसमें आपको स्पिंडल फाइबर देखेंगे। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशन। इसमें रेस्पिरेशन के लिए सपोर्ट जो कौन करता है, मेसोसोम करता है प्रोकैरियोटिक में। और यूकैरियोटिक आप सबको पता है रेस्पिरेशन में सपोर्ट कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसके एग्जांपल जैसे मैंने बताया, बैक्टीरिया इकोलाई, ठीक है, इकोलाई भी एक बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रेन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया बोल सकते हैं। इसमें एनिमल सेल, प्लांट सेल या फंगस, ये सब के सब किस में आते हैं, आपका यूकैरियोटिक में आते हैं, ठीक। ये आप लोग यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को देख सकते हैं। यहाँ पे देखो वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल्स दिख रहा है, ये आपका क्या है, ठीक।
यहाँ पे देखो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपका गोल्गी बॉडी है, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये न्यूक्लियस है। लेकिन वही प्रोकैरियोटिक को जब देखेंगे तो देखो इसका जो डीएनए है, ठीक, या फिर इसका जो भी न्यूक्लिक एसिड है वो बाहर में ऐसे तैरता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, और क्या रहता है, सर्कुलर रहता है। ठीक, ये आपका क्या है, डिफरेंस है। और इसके न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड बोलते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका, आप अपन ने क्या किया, प्रोकैरियोटिक सेल को जो है पहले डिवाइड किया प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में, ठीक। अब यूकैरियोटिक सेल को फिर से अपन डिवाइड करते हैं कौन से सेल में, एनिमल सेल और प्लांट सेल में। कौन से बेसिस में, यहाँ पे अपन जो है एनिमल और प्लांट सेल में ऐसे डिवाइड कर रहे हैं सेल वॉल के बेसिस में। जिस सेल में भी सेल वॉल रहेगा उसको प्लांट सेल बोलेंगे, और जिस सेल में सेल वॉल नहीं रहेगा उसको क्या बोलेंगे, एनिमल सेल बोलेंगे, ठीक। तो सेल वॉल के बेसिस में अपन ने एनिमल और प्लांट सेल को डिवाइड किया है। तो नेक्स्ट इसका भी डिफरेंस देख लेते हैं, पहले साइज देख लेते हैं। जो प्लांट सेल है उसका साइज क्या होता है, फिक्स होता है, जनरली लार्जर होता है, ठीक। एनिमल सेल है उसका साइज जो इरेगुलर होता है, स्मॉल साइज का होता है। शेप आपका इसका रेक्टेंगुलर होता है, इसका राउंड होता है, ठीक। सराउंडेड बाय, आपको जैसे बताया सेल वॉल से सराउंड रहेगा, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहेगा। प्लास्टिड इसमें प्रेजेंट रहता है, इसमें एब्सेंट रहता है, ठीक। न्यूक्लियस इसमें जो है आप देखेंगे प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो बहुत बड़ा होता है, वैक्यूल होता है वो बहुत बड़ा होता है, जिसके कारण आपका सेंटर में कुछ नहीं आ पाता। तो जितने भी ऑर्गेनेल्स वो सब क्या है, साइड में आ जाते हैं। तो न्यूक्लियस भी क्या आ जाता है, एक साइड में आ जाता है, ठीक। और इसमें जो न्यूक्लियस होता है सेंटर में रहता है, सेल वाला जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके कंपेयर में, ठीक। अब नेक्स्ट आता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल आप सब पढ़ोगे आगे कि जब सेल का डिवीज़न होता है, ठीक, सेल का डिवीज़न होता है, ये आपका क्रोमोसोम है, तो हमको ऐसा लगता है कि स्पिंडल फाइबर किसी एक सेल से निकल रहा है करके, ठीक। इसी सेल को अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल बोलते हैं। ये सेंट्रियोल आपका किस में प्रेजेंट रहता है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहता है, प्रोकैरियोटिक में एनिमल सेल में प्रेजेंट रहता है, और प्लांट सेल में एब्सेंट रहता है। नेक्स्ट होता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का मैंने बताया बहुत बड़ा होता है, इसमें बहुत छोटा होता है और बहुत सारे होते हैं, ठीक। रिजर्व फूड मतलब फूड मटेरियल को कौन से फॉर्म में रिजर्व करके रखता है, तो इसमें स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट करके रखेगा, और जो आपका एनिमल सेल है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में प्रेजेंट करके रखता है, स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम इसमें एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक। ये आप लोगों का क्या हो गया, एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट है आपका सेल वॉल, ठीक। आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या है, आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ सेल है, ठीक। आप लोग जब सेल को देखोगे, जैसे यहाँ पे मैं एक सेल बना रहा हूँ, ये एक सेल है, इससे लगा हुआ दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये चौथा सेल, और ये पांचवा सेल। ये आपका क्या है, एक सेल है समझो। तो ये वाला जिसको डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। सेल वॉल क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है। तो जिस लेयर को मैं डार्क कर रहा हूँ ये आपका क्या है, मिडिल लेमेला है, इसको ml लिख लेता हूँ, मिडिल लेमेला। तो मिडिल लेमेला का काम क्या होता है, वो जो जितने भी सेल होते हैं, ठीक, उसको क्या रख करके जो दो डिफरेंट सेल है उनको जोड़ के रखने का काम रहता है। जैसे यहाँ पे एक और सेल आएगा तो यहाँ पे मिडिल लेमेला ही क्या करेगा, इन दोनों सेल को क्या करके रखेगा, जोड़ के रखेगा। या ये यहाँ पे जो सेल है, यहाँ पे और एक आध सेल आ गया जैसे यहाँ पे, तो इन दोनों सेल को जो है जोड़ने का काम कौन करेगा, मिडिल लेमेला करेगा, ठीक। तो एक आता है मिडिल लेमेला। मिडिल लेमेला को फंक्शन क्या है, दो सेल को जोड़ के रखेगा। मिडिल लेमेला के अंदर अब आएगा आपका प्राइमरी सेल, यहाँ पे आपका आ गया प्राइमरी सेल, ठीक। अब इसके नीचे इसके और अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा सेकेंडरी सेल। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सेकेंडरी सेल वॉल। तो ये आपका एक बेसिक जो है, मतलब 3 लेयर जो होते हैं किसके, सेल वॉल के, उसको मैंने बताने की कोशिश किया है। अब इसके और अंदर देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या होगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपका हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, तो अब इसी को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ सेल है। ठीक, इसको मैंने बता दिया पहले ही। ठीक, नॉन लिविंग होता है। ठीक, ये बहुत ज़्यादा कठोर होता है, इसलिए क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है अंदर में जो भी कंपोनेंट है उन सबका, मेंटेन करता है सेल के शेप को और प्रोवाइड एक सपोर्ट जो है प्रोवाइड करता है। इसका ओरिजिन जो है फ्रेगमोप्लास्ट। जब आप लोग सेल डिवीजन पढ़ोगे तो जब साइटोकाइनेसिस होता है तो बीच में से लेयर बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेगमोप्लास्ट बोलते हैं। तो इसी फ्रेगमोप्लास्ट से आपका क्या बनता है? सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो मैंने सेल वॉल के तीनों लेयर के बारे में बताया था। मिडिल लेमला किसको बोलते हैं, प्राइमरी सेल वॉल किसको बोलते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले आता है मिडिल लेमला। मिडिल लेमला मैंने बताया आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल होता है। ये कनेक्ट करके रखता है दो डिफरेंट सेल को। ठीक, आप लोगों ने पढ़ा होगा मिडिल लेमला में क्या होता है? पैक्टिन होता है। तो जो ये पैक्टिन है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम से रिएक्ट करके कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट बना देते हैं। ठीक, नेक्स्ट होता है इसमें सेलुलोज नहीं रहता। जो मिडिल लेमला होता है उसमें सेलुलोज नहीं रहता। नेक्स्ट है आप लोगों का प्राइमरी सेल है। ठीक, मिडिल लेमला का हो गया। अब नेक्स्ट आता है आपका कौन सा? प्राइमरी सेलुलर। प्राइमरी सेलुलर आपका कैसे रहता है? थिन इलास्टिक होता है। ठीक, इसमें हेमीसेलुलोज भी रहता है, सेलुलोज भी रहता है, पेक्टिन भी रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या रहता है? हेमीसेलुलोज रहता है। ठीक, जो मेरिस्टेमेटिक सेल होता है उसमें केवल और केवल प्राइमरी सेल वॉल रहता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है आपका सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल इनरमोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल है। सबसे अंदर कौन सा है? सेकेंडरी सेल वॉल है। ये किसके किसके बीच प्रेजेंट रहता है? प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच रहता है। इसमें सेलुलोज के जो माइक्रोफाइब्रिल होता है इससे मिलकर आपका सेकेंडरी सेल वॉल बनता है। ठीक, जो कुछ कुछ और टिश्यू होते हैं उसमें क्या होता है? लिग्निन और सुबेरिन का क्या होता है? जमा होता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है। तो लिग्निन और सुबेरिन का जमाव कहाँ पे होता है? आपको जो सेकेंडरी सेल वॉल है वहाँ पे होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है इसके फंक्शन। ठीक, इसके मेन फंक्शन क्या है? तो इसका मेन फंक्शन क्या है? सबसे पहला, ठीक, इसको प्रॉपर शेप और साइज देगा। किसको? आपको जो सेल है उसको प्रोटेक्ट करता है बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेस से। ठीक है, अब बायोटिक अबायोटिक मतलब किसी बायोटिक मतलब कोई इंसेक्ट हो गया या पैथोजन हो गया। ठीक, इन सब से प्रोटेक्ट करेगा। अबायोटिक मतलब टेम्परेचर हो गया, ठीक, ठंडी हो गई, इन सब से प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक, मैकेनिकल सपोर्ट करता है टिश्यू को। ठीक, और एक ढांचा देने का काम करता है। सेल को क्या है? एक ढांचा देने का काम करता है। तो ये हो गया सेल वॉल के फंक्शन। नेक्स्ट है आपका प्लाज्मा लेमा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, सेल वॉल के नीचे में क्या आता है? आपका प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक, तो प्लाज्मा लेमा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। टर्म किसने दिया था? जेके प्लोवार ने दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक, ये सेल वॉल के बाद प्रेजेंट रहता है। ठीक, ये अल्ट्रा बहुत पतली होती है, इलास्टिक होती है और सेमी परमेएबल होती है। ठीक, इसमें 3 लेयर होता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है 3 लेयर से मिलकर बना रहता है, और जितने भी 3 लेयर जो मेम्ब्रेन होते हैं उन सबको एक साथ क्या बोलते हैं? यूनिट मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है? 40% प्रोटीन होता है, 60% लिपिड होता है। ठीक, इसका एक फेमस मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक, इसका एक फेमस मॉडल है जिसको अपन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। उसको आपको सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? चेक करता है एंट्री और एग्जिट को किसी भी सब्सटेंस का, और जो सेलेक्टिव परमेबिलिटी है उसको ये क्या करता है? इसका फंक्शन होता है, मतलब सेलेक्टिव चीज़ों को क्या करना के लिए परमेबिलिटी प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है आपका प्लाज्मोडेस्माटा। ये इसको और क्या बोलते हैं? कैनाल्स ऑफ सेल वॉल बोलते हैं। अब आप लोग अज्यूम करो जैसे ये आपका एक घर है। ठीक, ये आपका दूसरा घर है, ये आपका तीसरा घर है, और ये आपका चौथा घर है। ठीक, यह चारों के चारों आपके घर हैं। तो आपको इस घर से, पहले वाले घर से दूसरे घर में जाने के लिए क्या चाहिए? एक दरवाज़ा चाहिए। दूसरे घर से तीसरे घर में जाने के लिए एक दरवाज़ा चाहिए। तीसरे घर से चौथे घर में जाने के लिए क्या चाहिए? एक दरवाज़ा चाहिए। मतलब छोटा सा जगह जहाँ से आप क्या हो सके? पास हो सके। वैसे सेम टू सेम जो है सेल में कुछ है, पहले वाले सेल में कुछ है, उसको दूसरे सेल में जाने के लिए छोटा सा क्या है? जगह छोटा रहता है। ठीक, छोटा सा क्या होता है? छेद होता है, जहाँ से एक सेल से दूसरे सेल में कुछ मटेरियल जो है जाता है। इसी जो छोटा सा आपका जो छेद बचे इसी को अपन क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, या कैनाल्स ऑफ सेल वॉल बोलते हैं। ठीक,
ये क्या करता है, कनेक्ट करता है सेल को सेल से, ठीक, एक सेल है तो उसको दूसरे सेल से कनेक्ट करता है। ये इसका फंक्शन क्या होता है, ये है आपका जो है, जब आप लोग पढ़ोगे वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है, तो वाटर का अब्जॉर्प्शन दो पाथवे में होता है। पहला होता है एपोप्लास्टिक, दूसरा होता है सिम्प्लास्टिक। तो एपोप्लास्टिक पाथवे में क्या होता है, सेल वॉल के थ्रू जो है वाटर जाता है, और दूसरा सिम्प्लास्टिक पाथवे, इसमें क्या है, साइटोप्लाज्म के थ्रू वाटर जाता है। तो ये क्या करता है, सिम्प्लास्टिक जो पाथवे होता है वाटर एब्जॉर्प्शन को, उसमें ये क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, ठीक। ये आपका हो गया प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको कवर कर लेंगे।